हेलो एवरीवन। सो इट्स बीन अ वीक। चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा अब एक मोस्ट प्रोडक्टिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता था कि मैं अपने सारे नोट्स पढ़ लूंगा, सब रिवाइज कर लूंगा, कंसोलिडेट कर लूंगा, सारा डेटा फैक्ट इकट्ठा कर लूंगा, एंड देन माय मेंस आंसर विल बी लाइक एज इक्विवेलेंट टू एज एनी टॉपर। बट यू नो व्हाट, जब मैं शायद ये सब करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आंसर लिखने बैठा, तो सच बता रहा हूँ यार, मेरे से शायद नहीं लिखा गया 3-4 लाइन से ज्यादा। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स मुझे एक आंसर लिखने में। एंड इन वन ऑफ द आंसर्स आई टुक 1 hour and 30 minutes, क्योंकि उसको मुझे सर्च भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही नहीं था। तो एक अगेन डिलेमा, यार मैं मेंस का कंटेंट पूरा पहले ढंग से बना लूं, जो मेरे नोट्स में नहीं है वो ऐड ऑन कर लूं, या आंसर लिखूं। यू नो वट, चाहे मार्गी हो, चाहे अंकित हो, चाहे गुरकवल हो, और एनी अदर मेंटी ऑफ माइंड, मेरा ज्यादातर फोकस रहा है कि यार नोट्स कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि वट एवर कम्स अंडर द सन वो यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन लगा ही रहेगा। बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम आंसर राइटिंग लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, एंड हाउ पीवाईक्यूज आर गोइंग टू बी माई गाइडिंग लाइट। सो इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू मेक पीवाईक्यू पॉइंटर फॉर्मेट। अब कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज है, सर टेस्ट सीरीज करूं, क्रैश कोर्स करूं, या पीवाईक्यू करूं। तो मैंने तो हमेशा बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गाइडिंग लाइट इन द डार्क। और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन ना मिस गाइडेंस से ज्यादा भरी पड़ी है। आपको दुनिया भर के कोर्स ज्वाइन करवा देंगे सब कोई, बट पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस सब बोलते हैं कि मैं बता रहा हूँ, बट शायद दिखाता कोई नहीं है। ठीक है, मुझे रणछोड़दास चांचड़ याद आ रहा है, बट नेवरदलेस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रणछोड़दास चांचड़ इसलिए याद आ रहा है कि उसमें वो था ना, जो बोलता है कि धन होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है। सिमिलर टोन। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिकोड की मेंस की पीवाईक्यूज क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, चलो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ रोल ऑफ पीवाईक्यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, कि मेंस एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू का रोल क्या है। सबसे पहले, एवरी अदर टीचर मेंटोर हैज रिपीटेड द थिंग्स कि भाई थीम जो होती है ना, वो रिपीट करती है, दैट इज नो डाउट ओवर इट। ठीक है, कि थीम तो मेरी यार रिपीट कर ही रही है। तो लेट्स सी कि होती है कि नहीं होती है। मैं भी अग्री करूंगा इस बार से कि थीम्स तो यार सम हाउ रिपीट हो ही रही है, एनी हाउ, नो डाउट ओवर इट। ठीक है, देन मैं बात करता हूं आप लोगों से। बेसिकली यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड व्हाट इट हैज टू आस्क। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यूपीएससी में जो भी चीज शायद 10 साल पहले रेलेवेंट थी वो आज भी रेलेवेंट है, बस उसका कंटेक्स्ट बदल गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर कोई क्वेश्चन आया है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है, तो हो सकता है जब ये 2000 में आया हो या 1990s में आया हो तो बीओपी क्राइसिस के टाइम पे आया होगा। बट आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट में शायद आपको एआई जॉब्स की बात करनी पड़ेगी, एआई से जाने वाली जॉब्स की बात करनी पड़ेगी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करनी पड़ेगी। बट अगर आप मेरे से कहोगे जो थीम है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन आज के कंटेक्स्ट में आंसर कर दिया तो इट इज देयर। अब ऐसा होता है कि नहीं होता, मैं आप लोगों के लिए ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लाया हूं, मैं आगे दिखा दूंगा, इस पूरे वीडियो के एंड तक देखना। मैं 110% बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली जो 2026 का अटेम्प्ट करने वाले हैं ना, एक नई ओरिएंटेशन मिलेगी आप लोगों को, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब एज आई सेड कि गाइडिंग लाइट है, क्यों? क्योंकि उसने पूछ लिया है ना भाई, उसको जो भी पूछना है। अब अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर्ड। देखो एक ना मेंस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि यार हमें लगता है कि हम पहले नोट्स पूरे कर लें, कितना नोट्स में लिखें, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। सर देख लो ना यूपीएससी कितनी डेप्थ में पूछ रही है। अगर किसी चीज को यूपीएससी पूछ रही है 4-5 लेयर्स में जाके, तो जाओ 4-5 लेयर्स, रिसर्च तब करो, आपके नोट्स बल्कि हो जाएंगे। बट अगर वो यूपीएससी पूछ ही नहीं रही, फर्स्ट सेकंड लेयर पे अपना आंसर खत्म कर रही है, तो आपको अपने नोट्स बल्कि करने की क्या जरूरत है। हमको बात करनी है अपनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। आरओआई मींस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें मतलब हम सबसे कम समय देंगे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेंगे। फेयर इनफ। अब मैं कहता हूँ कि कई बार आपके पास ना टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए या मेंस में परफॉर्म करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ भाई लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ फॉर्मेट में कर लो, क्योंकि वो अपने आप में आपके एक शॉर्ट नोट्स हैं। बट पता प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को लॉन्ग रूट नहीं लेना, हम लोगों को शॉर्ट रूट लेना है।
हमको मैराथन्स करने हैं, हमको एक सॉल्व मॉडल पेपर मिल जाएगा पीवाईक्यू का, हम उससे देख लेंगे। बट नहीं, हम खुद पीवाईक्यूज पे मेहनत नहीं करेंगे। तो यार देखो, ये एग्जाम ना एक चीज की गारंटी देता है, इफ यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, ये पता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक रियलिटी है, मैं जिसे मान चुका हूँ। बट ये एग्जाम, हार्डवर्क नहीं करोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ऐसा एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो बोलते हैं ना हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क, वो सब कोटेशन में अच्छा लगता है यार, बट इन रियलिटी दिस एग्जाम डिमांड्स हार्ड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड विद द नोट्स। अभी देखो, आप जब पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या आपके नोट्स में मिसिंग है, क्या आपको वैल्यू एनरिचमेंट की जरूरत है, कहाँ आपको कंटेंट एनरिचमेंट की जरूरत है, कहाँ आपको रिन्यू करने हैं नोट्स को। तो बेसिकली आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसकी रेलेवेंसी पे बात आ जाएगी कि कितने हद तक, किस हद तक वो रेलेवेंट है, किस हद तक वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी चीज है, आप लोगों को समझना होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, कई बार क्या होता है, कहानियां लिखी होती है नोट्स में जो यूपीएससी कभी नहीं पूछता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ सपोज आरसी कूपर केस की, अब किसी ने केस लॉ में अपने नोट्स में पूरी कहानी लिख रखी है कि आरसी कूपर कौन थे, उनका कितना शेयर था बैंक्स में। यार ये चीज यूपीएससी पूछ थोड़ी रहा आपसे, तो लिख क्यों रहे हो? नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को लिखने के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बैंक नेशनलाइजेशन जो एक्ट आया था उसके बाद आरसी के ऊपर केस हुआ, जहां पे एक्ट को तो नलीफाई किया लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन को अपहोल्ड किया। तो आपको ना अननेसेसरी कंटेंट जो वहां पे एलिमिनेट करना है वो पीवाईक्यूज के थ्रू पता लग जाएगा। वरना नोट्स बल्कि होते रहेंगे, क्यों? क्योंकि पता चला बचपन में तो जब आप मतलब अपना जब फाउंडेशन कर रहे थे, मैं उसे बचपन बोलता हूँ, जब आप अपना फाउंडेशन कर रहे थे तब तो लिखते गए, कोई भी टीचर अच्छा ये भी लिखा रहा है ये भी लिख दो। नॉट वर्थ इट, जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा हथियार कहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हथियार क्या है? आपके अपने नोट्स। ठीक है, और नोट्स होने चाहिए शार्प, क्लीन, समराइज्ड, क्रिस्प। तो उस पर काम करना है। मैं अगला जो सेशन लूंगा ना वो नोट्स मेकिंग पे लूंगा। मैं आप लोगों को, देखो मेरी वो अप्रोच नहीं रहती कि मैं कहूंगा मैं दे दूंगा सब कुछ, सॉरी, बट एट द सेम टाइम मेरी ये अप्रोच जरूर रहती है कि मैं कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच लेता हूँ। अमृत सेन का बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपकी कैपेसिटी बिल्ड करूंगा इन सेशंस के थ्रू, ताकि आप आत्मनिर्भर भर सके। दैट इज द, आई विल से, माय थ्योरी ऑफ हेल्पिंग यू गाइस। ठीक है, पोस्ट रिकॉर्डिंग में हमेशा एक मीट रखूंगा। अब मुझे पता है कि मीट की बैंडविड्थ होती है 100 पीपल की, तो मैं सिलेक्ट करूंगा मोस्ट रेगुलर पीपल जो कमेंट्स ज्यादा करते हैं वीडियो पे। एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट से कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मेरे लाइक्स और कमेंट बढ़ते जा रहे हैं, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि जाओ लाइक कमेंट करो, बस एंगेजमेंट होनी चाहिए। आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, दैट शुड बी देयर। ठीक है, और कोई फीडबैक है, कुछ है कि सर ये वाला कवर करना है, तो इन चीजों पे मैं अपना एक कम्युनिटी जरूर डिसाइड करूंगा जिससे मैं सर्टेनली मीट करूंगा पोस्ट एवरी वीडियो ऑफ माइंड। ठीक है, चलो। अब देखो, सबसे पहले हम देखो मेंस में इश्यूज कौन कौन सा फेस करते हैं। हम फेस करते हैं कि एक परफेक्ट नोट्स बना लेते हैं। तो पहला इशू यही क्लियर कर देता हूं मैं कि कोई भी परफेक्ट नोट्स नहीं होता। कहाँ से परफेक्ट नोट्स लाओगे यार आप? कोई केस लॉ आ गया, कोई टर्म आ गई, इकोनॉमी में कोई पर्पल इकोनॉमी आ गया वर्ड, ठीक है, अभी मोदी जी ने ऑरेंज इकोनॉमी दे दिया, तो आपने जो लास्ट ईयर फाउंडेशन किया था उसमें नहीं होगा ना ये सब तो एड ऑन होता रहेगा। तो परफेक्ट नोट्स बनाने के चक्कर में आंसर राइटिंग में अगर आप कंप्रोमाइज कर रहे हो तो मार्क माई वर्ड्स, तो आपकी लंका लगनी तय है। मैं या स्वयं भगवान, नहीं भगवान पे तो चैलेंज नहीं करते, भगवान तो बचा लेंगे, मतलब भगवान भी उसकी मदद करता है ना जो खुद अपनी मदद करता है, तो आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी यार, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वट डेप्थ इज रिक्वायर्ड। यार हम जब नोट्स बनाने जाते हैं किसी नए टॉपिक की, स्पेसिफिकली जब टीचर फाउंडेशन वगैरह पढ़ा चुका है, हम कितना बनाए, किस हद तक बनाए, तो देख लो ना यूपीएससी क्या पूछ रही है उस टॉपिक से, एआई में कितना पूछ रहा है, अच्छा कंसर्न्स पूछ रहे हैं, एथिक्स पूछ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डील कर लेंगे। तो डेप्थ का पता लग जाएगा कि क्वेश्चन जा कितनी डेप्थ में रहा है। ठीक है, देन क्लैरिटी ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन, भाई यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो ज्यादा जरूरी है, वही तो आपकी कंटेंट की रेलेवेंसी तय करेगा। आपने दुनिया भर का कंटेंट रख लिया, दुनिया भर का फायदा फैक्ट रख लिया, बट वो रेलेवेंसी है ही नहीं, यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा, वो तो स्टैट्स ऑनर्स में पूछेंगे, इको ऑनर्स में पूछेंगे कॉलेज में, तो इसका मतलब आप करोगे? ये तो बेवकूफी हुई ना अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। तो आई विल नेवर रिकमेंड।
सेकंड, स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर। अब स्ट्रक्चरिंग और आंसर क्या है, जब यार क्वेश्चन देखोगे कुछ तो सोचोगे ना, यार इंट्रोडक्शन में ये लिख लेता, पॉइंटर्स में ये लिख लेता हूँ, तो भाई पीवाईक्यूज करोगे, पॉइंटर फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। पॉइंटर फॉर्मेट के लिए ना पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें क्लियरली दे रखा है मैंने कि मेंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आपको कंटेंट एनरिचमेंट और वैल्यू एनरिचमेंट दोनों पे काम करना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगा वो लिंक उस वीडियो का, ठीक है। तो उसमें टाइम स्टैम्प डली हुई है, वहां पे जाके देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी हो, ठीक है। देन इन द एंड भाई अगर आप करोगे ना, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। भाई एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको नहीं आता, नहीं मैटर करता, बट कॉन्फिडेंस जब आने लगता है ना आंसर राइटिंग का, तो चीजें सुधर जाती हैं। अभी क्या है कि इनर्शिया है कि भाई कैसे लिखूं। मैं कह रहा हूँ 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, इट्स फाइन। पीवाईक्यू लिखो, कोई टेस्ट सीरीज मत लिखो, बट लिखो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपना बेसिक वाली साइड पे कि यार ये पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आप लोगों को 2013 का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों की, आप देख रहे हो। डिस्कस सेक्शन 16A ऑफ सॉरी 66A ऑफ आईटी एक्ट विद द रेफरेंस टू इट्स एलिज्ड, ठीक है, विद रेफरेंस टू इट्स एलिज्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है। अब ये आर्टिकल 19 की वायलेशन की बात कर रहा है। ये 2013 में आया था क्वेश्चन, जब श्रेया सिंघल केस अपने पीक पे चल रहा था, ठीक है। बट अभी आप देखो कि इलॉन मस्क ने भी कुछ केस लेके गए हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बार बार डेटा मांग लेती है कि ट्विटर पे पोस्ट किसने किया, इन अकाउंट्स को बैन करो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अब प्रॉब्लम क्या है, सेफ हार्बर जो दिया जाता है उससे इशू है। अब सेफ हार्बर मिलता है सेक्शन 69 है, तो 66 ए के जाने के बाद 69 ए पे सब कुछ आ गया है, ठीक है, रेगुलेट करने का आईटी में। देन 79 3B आईटी एक्ट रिमूवल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द सोशल मीडिया की बात करता है, एंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, ठीक है, एक पोर्टल भी बनाया। तो अगर आप देखोगे रिसेंट का करंट अफेयर्स इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से एंटरटेन कर रहा है, क्योंकि वो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन लिखेगा, डोंट यू थिंक कि वो आज के कंटेक्स्ट में आई सेम आंसर लिखेगा। अब यार कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, कैसा भी इंस्टीट्यूट हो, मैं एक बात बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ, यूपीएससी के जैसा क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी बना सकती है। फेयर एनफ। ना देखो अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में ये कितने थीम रिपीट करते हैं। इंडिया यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज एग्जामिनिंग द बेसिक टेनेट्स ऑन विच टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। अब बेसिक टेनेट्स क्या होंगे, वोटिंग कैसी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, यही है बेसिक टेनेट्स में डेमोक्रेसी के। तो हम सोचते क्यों नहीं। अब एक बार यूएसए कवर कर लिया तो मतलब यार डेमोक्रेटिक नेशन ही करेगा ना, तो यूरोप में करेगा, मे बी यूके, मे बी फ्रांस, मे बी जर्मनी। तो देख लो, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू द सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब हम सेकुलरिज्म के बारे में बात करें। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। देखो 19 से 22 में फिर चला गया। तो अगर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, आप अगर सेकुलरिज्म पे रुक गए, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। लेकिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहाँ कहाँ जाएगा तो वो बताएगा ना कि प्रेसिडेंट में भी क्या डिफरेंस है। यूएसए से फ्रांस जाने का है कि मतलब मेजर मेजर कंट्रीज कवर कर लेते हैं ना जो डेमोक्रेसी वाले। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, वहां पे भी डेमोक्रेसी है। अगर आप यूरोपियन यूनियन वाली साइड देखोगे तो फ्रांस तो 110% दिखेगा, यूके दिखेगा आप लोगों को, जर्मनी दिखेगा। बाकी नहीं भी दिखे इतनी कंट्रीज को तो पता होना चाहिए ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेयर हो जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे तो आपके नोट्स कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक है। जिसने यहाँ पे एक्चुअली फ्रांस और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर लिया होगा, तो 2022 में अगर वही बच्चा मेंस दे रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, या जिसने 2019 का क्वेश्चन भी देख रखा है उसको मेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम क्या, आप डायरेक्ट आंसर शीट पे जंप कर जाओगे, टेस्ट सीरीज पे जंप कर पाओगे, या मैं कह रहा हूँ वो भी करो, बट जो मेन एजेंडा है जिससे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे मुझे और आपको क्या समझने की जरूरत है कि कहाँ से कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रिपेयर हो। आपको दे तो रहे, यूपीएससी खुद बता रहे कि यार मैं इस एरिया में क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ, प्रिपेयर करो मुझे, बट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे। यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें किसी मॉडल आंसर से आपका काम हो जाएगा, तो मॉडल आंसर आपका थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप करेगा। मॉडल आंसर आपको सिर्फ पॉइंटर्स देगा। अब उन पॉइंटर्स को यूज कैसे करना है वो भी तो है। जिस बच्चे ने यहाँ पे सेक्युलरिज्म के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेयर कर लिया होगा, तो सेम कंटेंट ही तो यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन यूज करना तो उसके अपने हाथ में है। तो जब तक आप सोचना शुरू नहीं करोगे कुछ सही नहीं होगा, दैट इज व्हाट आई विल से, ठीक है। नाउ और आगे बढ़ते हैं।
दो क्वेश्चन देखो, मैं कह रहा हूं इनका ना कंटेंट ही सेम रहेगा। कह रहे कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू अनप्रेसिडेंटेड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, कैपिटलिज्म और प्रोस्पेरिटी को रिलेट कर दिया। हाउएवर इट ऑफन एनकरेजेस शॉर्ट साइटेडनेस एंड कंट्रीब्यूट्स वाइड डिस्पैरिटीज। वो कह रहे कैपिटलिज्म से वाइड डिस्पैरिटी आ रही है between the rich and poor. In this light, would it be correct to believe adopt capitalism driving inclusive growth in India? कह रहे कि हमें पता है वेज डिस्पैरिटी आ रही है, ठीक है, वाइड डिस्पैरिटी आ रही है, तो क्या इंडिया में कैपिटलिज्म लाना ठीक है? अब 2022 में क्वेश्चन देखो, ये 14 में पूछा गया और 2022 मतलब ऑलमोस्ट 8 साल बाद। इस इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? अब मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म ही को तो फेवर करेगा, तो वही तो पूछ रहा है। अडॉप्ट कैपिटलिज्म ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, तो वही तो कह रहा है पॉसिबल है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। यहाँ पे भी यही है कि करेक्ट होगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना जरूरी है। तो आप देखो 2014 से और 2022 का मतलब 14 to 22 कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम रहा मेरा। कंटेंट से कहाँ चेंज किया मैंने कुछ? ठीक है। अब हाँ, इस कंटेंट को इसकी डिमांड एड्रेस कराते हुए, दैट इज एन आर्ट, मीन्स वो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स है, उस पर काम करना है अपने को। बट प्रॉब्लम क्या है, हम ना स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे। हमको ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से सीधे 2014 के पेपर पे चले जाओ। यार 2024 से पीछे जाना शुरू तो करो। अभी 2025 भी आ जाएगा, 2026 वाले दे हैं तो वो भी कर लेना। कम से कम 7-8 साल तो जाओ, आपको उसमें से भी लर्निंग आएगी। फिर नेक्स्ट ईयर जब मेंस दोगे वहां पे और पीछे चले जाना। कम से कम 10 से 12 साल का पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं देखो 2014 तक गया हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये कह रहा है जस्टिफाई नीड फॉर एफडीआई फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन एमओयू साइन एंड एक्चुअल एफडीआई। अब दो कंट्रीज आती हैं, हम एमओयू साइन कर लेते हैं कि इतने का एफडीआई लेंगे, बट एक्चुअल आता क्यों नहीं? वो पूछे सजेस्ट रेमेडियल स्टेप्स नाउ। How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulation in the world trade affect macroeconomic stability? Don't you think एफडीआई के केस में ये अभी भी रेलेवेंट है? ठीक है, और टैरिफ के केस में ये आंसर दोबारा दिया जा सकता है। यहाँ पे चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है, कैसे वो डेप्रिशिएट करता है, सप्लाई चेन में दिक्कतें पैदा करता है। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखो तो मैं कह रहा हूं करंट थीम में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें तो सरप्राइज फैक्टर चाहिए, हम तो टेस्ट सीरीज से जाके डायरेक्ट लिखेंगे। और टेस्ट सीरीज तो तब लिखने का फायदा है ना जब आपका 7 मिनट में, 11 मिनट में और 15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 10, 15 और 20 मार्कर्स। अगर नहीं हो रहे तो टेस्ट सीरीज का क्या फायदा है भी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे करो, पीवाईक्यूज करो। मैं कह रहा हूँ इनको इवेल्युएट करा लो, कहीं क्या दिक्कत है? बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों को ना बस भागना है अपनी तैयारी से। हम सही नहीं करेंगे क्योंकि एफर्ट लगे ना यार। आपको ओ ये देखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए। अच्छा हाँ यार, ये तो एफडीआई के ऊपर है, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर है, यार ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। ये डॉक्यूमेंट सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, मार्केट में। अब करो। प्रॉब्लम है करना नहीं है। सब प्लेट में सजा हुआ मिल जाए फिर हम खा लेंगे। तो भाई ये तो सबके प्लेट में सजा हुआ मिल जाएगा, फिर तो जिसकी किस्मत होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। या तो किस्मत से लड़ लो या एफर्ट कर लो। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ इस प्रिपरेशन में लक का रोल मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट नहीं होगा, मिनिमाइज करने के लिए आप ये सारे काम करिए। इसमें कौन सी कोचिंग की हेल्प चाहिए आपको? इसमें कौन सी मेंटोर की हेल्प चाहिए? अब वीडियो देख ली मैंने तो अच्छे से समझा दिया, तो बढ़ो आगे। फेयर एनफ। और दिस इज नॉट अबाउट द सेम, लेट्स टॉक अबाउट द कास्ट एज वेल। ठीक है, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशन फॉर्म्स, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। कि कास्ट को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, कास्ट रहेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी आया क्वेश्चन ये अगेन ये 2013-14 के आसपास आया था शायद क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, इसमें हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? अगर रेलेवेंस होती है तो मतलब नहीं होता ना। न्यू आइडेंटिटी ले ली है उसने, न्यू एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हो वो। ठीक है, रेलेवेंस एंड अंडरस्टैंडिंग मल्टीकल्चरल सोसाइटी, इलाबरेट विद द इलस्ट्रेशन। अगर आप देखोगे ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेट नहीं हो गए, दिस वन एंड दिस वन, दोनों पीवाई क्यूज है। फेयर एनफ, समझ रहे हो? तो ये एक जरूरी चीज है जो हम टोटली मिस आउट किए जा रहे हैं। यार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों को सिलेक्ट होना है तो एफर्ट खुद डालना है। मैं आपको गाइड कर दूंगा, और भी लोग काफी गाइड कर रहे हैं, बट सिर्फ गाइड करने से काम चलेगा? एफर्ट तो आपके अपने होंगे।
हम लोग तो लेस में क्रेडिट लेने आ जाएंगे कि हाँ यार हमने गाइड किया था। बट इन रियलिटी पता है, मैं कोई भी सिलेक्शन होता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने एक नेग्लिजिबल रोल प्ले किया है। ये मार्गी ने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, ये हर प्लेटफॉर्म पे गई है, बोल के चली आई है नहीं उत्कर्ष है उत्कर्ष है। एंड अ नंबर ऑफ अदर मेंटीज आई डू हैव। यार मतलब ठीक है, दिस इज ऑल आई विल से। एट द एंड ऑफ द ना एफर्ट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का होता है, हम लोग कुछ नहीं करते। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप आप लोगों को पीवाईक्यू का ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं मुझे ये वीडियो शूट करते करते, बट काफी दिनों से चैनल खाली था। नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए किस साइड पे जाना है। मैं जो कवर करने की सोच रहा हूँ, एक तो मैं आपको नोट्स मेकिंग बताऊंगा। ठीक है, नोट्स मेकिंग में मेरा शॉर्ट नोट्स पे ध्यान रहता है हमेशा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स नोट्स मेकिंग के अलावा आई एम प्लानिंग की पेपर वाइज स्ट्रेटेजी ले आए। आप मेरे कहने पे आप लोगों ने GS4 पढ़ लिया होगा, तो मैं GS4 की लिखने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं किसी भी ना पढ़ने की स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, मैं लिखने की बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लिखने के बाद ही एक्चुअली पढ़ना आता है। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, फेयर इनफ। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, है ना। जैसा भी हो मौज लो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो थैंक यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।